नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। देखिए, पेट की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ 2022-23 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समय हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज को जारी किए हैं, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था का सेगमेंट इस समय देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य जो कि सीधे सीधे आपकी सभी प्रारंभिक परीक्षाओं में साफ साफ लिखा गया है कि ये सिलेबस का अभिन्न अंग है और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आइए गुप्त साम्राज्य की बात हम लोग करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक बात कर ली थी कि जो हम लोग मौर्योत्तर काल के भारतीय राजवंश हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेद वंश। उसके बाद विदेशी शासकों की बात करें तो हिंद, यवन, फिर शक, फिर पल्लव और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कुषाण। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें याद होंगी। तो कुषाण जो है ये अंतिम वंश होगा। अब कुषाणों के सामंत रहेंगे गुप्त। तो कुषाणों का जब समूल नाश हो जाएगा तो उसके बाद कुषाणों का समूल नाश करने के बाद गुप्त वंश की नींव पड़ जाएगी। तो यहीं से गुप्त वंश का उदय होगा। ठीक है, तो गुप्त माना जाता है संभवतः ये वैश्य थे और कुषाणों के सामंत रहे थे। ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त अभिलेख, ये हम लोग सब चीजें देखिए पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री की पहली क्लास में हम लोगों ने ये चीजें देखी थी। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। कौन लिखा है, हरिसेन लिखा है। ये सारी चीजें हम लोग पता है। तो इससे गुप्तों के आरंभिक पूर्वजों के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच का भी विवरण देखने को मिलता है। हालांकि श्रीगुप्त और घटोत्कच का विवरण देखने को जरूर मिलता है, लेकिन वास्तविक तौर पर माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ही हैं। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासनारोहण के साथ प्रकाश में आता है और इस समय लगभग 319 और 320 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत की भी शुरुआत की। देखिए, कल भी हम लोगों ने 2 संवत याद किया था, आपको याद होगा, एक विक्रम संवत, एक शक संवत। विक्रम संवत की बात करें तो 58 ईसा पूर्व में था, एकदम याद होना चाहिए आपको। और जो शक संवत की बात करें वो 78 ईस्वी में था। क्लियर है इतनी बात। और आज हम लोगों ने देखा गुप्त संवत जो कि 319 ईस्वी में शुरू होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और उसका नाम अपने सिक्कों पर अंकित कराया था। बस ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है समुद्रगुप्त, वो जो है राजा बनता है। यही अभी हम लोग बात कर रहे थे, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त से समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। ठीक है, इसी में बात कर लेते हैं थोड़ा प्रयाग प्रशस्त की। तो इसमें चौथा और 7वां श्लोक, ये एक बार यूपीएससी में पूछा गया था तो मुझे लगा आपको ये बता देना चाहिए। जो चौथा श्लोक है ये समुद्रगुप्त के सिंहासनारोहण से संबंधित है, मतलब राजगद्दी प्राप्त करते हैं, चौथे श्लोक में इसका वर्णन है। और 7वें श्लोक में इनके विजय श्री का उल्लेख है। तो अक्सर मान लीजिए आ जाए कि क्योंकि बहुत प्रतापी राजा थे समुद्रगुप्त, तो इनकी विजय गाथाओं का उल्लेख जो है वो कौन से श्लोक में है, प्रयाग प्रशस्त के। तो याद रखिएगा 7वें। ट्रिक ये ऐसे याद रखिए, 2 ही चीजें हैं, एक चौथा एक 7वां। पहले राजा बनेंगे तब ये विजय प्राप्त करेंगे, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त ने सर्व राजोच्छेता की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि एक इतिहासकार है जिनका नाम है एवी स्मिथ। कौन है भैया, एवी स्मिथ। तो स्मिथ साहब ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ध्यान रखेंगे विशाख दत्त का एक नाटक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त, देवी चंद्रगुप्तम। तो इसके रचनाकार कौन है, विशाख दत्त हैं, ध्यान रखिएगा। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त नाम का राजा जो है सिंहासन पर बैठता है। यह शकों से पराजित हो जाता है और उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पर देखिए किसके बाद भाई की बात हो रही, मतलब समुद्रगुप्त के बाद एक राजा होता है रामगुप्त। रामगुप्त का छोटा भाई होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त जो है शकों से पराजित हो जाएगा और अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने के लिए, शकों को देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जो रामगुप्त का छोटा भाई होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ये शक राजाओं से लड़ेगा और फिर रामगुप्त को भी मारकर उसकी पत्नी जो है ध्रुव देवी उससे विवाह कर लेता है। तो ऐसा विशाख दत्त द्वारा रचित एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें इनकी बात कही गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य या परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है,
चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया था, उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। तो देखिए ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका नाम भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नवरत्न कौन कौन से थे, किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते। चीनी यात्री फायान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, ये प्रश्न कई बार आप लोगों से पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र जो होता है कुमारगुप्त, वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, आइए, गुप्त वंश के 2 शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुप्त वंश के 2 शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, पहला होता है समुद्रगुप्त और दूसरा होता है कुमारगुप्त, ये चीज ध्यान रखेंगे। कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना कराई थी, ये भी आपको पता होगा। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होता है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के ही समय हूणों का आक्रमण होता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो किस गुप्त वंश के किस राजा के समय हूणों का आक्रमण होगा, तो आंसर देंगे स्कंदगुप्त। इसने कुमारादित्य की उपाधि ली थी, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो कुमारगुप्त मत लगा दीजिएगा, कुमारगुप्त का जो लड़का होगा कुमारादित्य, ऐसे समझिए कुमारगुप्त का लड़का कुमार आदित्य, तो वो होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त उपाधि लेगा कुमारादित्य की। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण होता है। इसके स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में हूणों की पराजय का जिक्र है, किंतु उसी के भीतर अभिलेख में हूणों के साथ केवल युद्ध का वर्णन है, परिणाम का नहीं। लेकिन अन्य स्रोतों से पता चला है कि जो स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था उसको पूरी तरह से स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था और पराजित भी किया था हूणों को। हालांकि जूनागढ़ में ये चीज नहीं लिखा है, लेकिन जूनागढ़ में केवल ये लिखा था कि हूणों का आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के समय, लेकिन अन्य अभिलेखों से भी यह जानकारी मिली है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। जूनागढ़ अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। अब देखिए ये बहुत ज्यादा सुदर्शन झील की हम लोग चर्चा कर लिए हैं, कल भी चर्चा किए हैं, उसके पहले भी क्लास में चर्चा किए हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मेरा प्रश्न आपसे ये कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। अब आपको तो एकदम रट जाना चाहिए यार ये सब प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। इसका अंतिम शासक होगा विष्णुगुप्त और उनकी जो राजकीय भाषा होगी वो संस्कृत होगी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। गुप्तकालीन प्रशासन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ अधिकारी होंगे, जैसे दंड नायक नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यायाधीश होगा। महाबलिधिकृत नाम से ही समझ में आ रहा है, सेना नायक होगा, जो महाबली टाइप होगा वही भाई सेना नायक होगा। संधि विग्राहक नाम से ही समझ में आ रहा है, संधि को तोड़ना या जोड़ना, तो ये विदेश मंत्री का काम होगा। तो ये देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ऐसे कभी टर्म आ जाए तो घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान चीजें, कॉमन सेंस से भी आप इसको हल कर सकते हैं। इस काल में अधिकारियों के पद जो है वंशानुगत होने लगे थे। ऐसे प्रश्न यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी ऐसे पेपर में ये सब प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। ऐसे स्टेटमेंट भी दे देगा कि इस काल में आते आते अधिकारियों के पद वंशानुगत होने लगे थे। अब जब आपको डिटेल में ये चीजें पता होगी तभी आप कथन पकड़ पाएंगे, वरना इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में एक चीज शुरू हुई थी कि अधिकारियों के पद जो है वंशानुगत होने शुरू हो गए थे। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया, जिसे देश अथवा भुक्त कहा जाता था। ऐसे भी पूछ सकता है कि देश क्या था या भुक्त क्या था, तो प्रांतों को ही देश या भुक्त कहा जाता था। भुक्ति पर उपरीक नामक अधिकारी होता था जो उसकी देखभाल करता था। आगे बात करें तो अब प्रांत को जो अनेक भुक्तियों में डाला गया, बांटा गया, अब प्रांतों को भी अनेक जिलों में विभाजित कर दिया गया। मतलब जो प्रांत है उसी को हम कह रहे हैं देश, या क्या कह रहे हैं, भुक्ति। ठीक, स्टेट लेवल की परिकल्पना है ये। उसके बाद स्टेट के नीचे क्या आएगा, जिला। तो जिला को उस समय कहते थे विषय। क्या कहते थे, विषय। मैंने कई बार कहा यार कि टर्म पे विशेष ध्यान रखिएगा, और कुछ आपसे 30 मार्का टाइप प्रश्न नहीं आएगा। ऐसे टर्म कोई दे देगा, पूछ लेगा इसका क्या मतलब है। तो विषय का क्या मतलब है, जो वर्तमान में जिले की अवस्थिति है उसी को उस समय विषय कहा जाता था। और जो हमारा डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, वही उस समय विषय पति कहलाता था। नगर और ग्राम में रहने वाले विभिन्न जातियों और व्यवसायों के संघ को पूग कहते थे। फिर एक टर्म आया, पूग क्या है, पूछ सकता है आपसे, पूग क्या है। तो याद रखिएगा, जातियों और व्यवसायों का जो संघ होता था, जैसे शिल्पी जाति हो गई, तो ये सब किससे संबंधित थे, आपका शिल्पी जातियों को आप लोग जानते हैं कि जो सिलाई कढ़ाई इससे संबंधित थे। ठीक है, श्रेणी जो है, ठीक है, ये व्यापारिक समूह से संबंधित है। तो इनको, ये जो इनका समूह होता था ना यार, इनको कहते थे पूग। ठीक है, तो टर्म पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिला प्रशासन के नीचे वीथि प्रशासन होता था। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये सब पॉइंट हैं। अब वीथि प्रशासन किससे संबंधित था, तो यूं समझिए ब्लॉक लेवल पे वीथि प्रशासन होता था। कौन सा, देखिए पहले हमने देखा प्रांत, प्रांत का मतलब समझिएगा प्रदेश। ठीक है,
उसके बाद हम लोगों ने देखा जिला, जिसको हम लोग कहते थे विषय, और जिला के नीचे क्या आएगा, वीथ। वीथ मतलब ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल का जो अधिकारी होता था वो वीथ प्रशासन के अंतर्गत अपना शासन प्रशासन संभालता था, और इसका जो प्रधान है वो आयुक्त कहलाता था। ठीक है। ग्राम की सबसे निचली इकाई को जो है, ये ग्राम जो है सबसे निचली इकाई माना गया, और इसका प्रधान जो है ग्रामिक या महतर कहलाता था। अब ग्रामिक से तो आप समझ जाएंगे, इसलिए ये इसके पूछने की संभावना एकदम नगण्य है, लेकिन ये पूछा जाएगा महतर क्या था, तो महतर ये मत लगा दीजिए जो साफ सफाई करता था इस तरह से, या लगा दीजिए इस तरह से। ध्यान रखेंगे कि जो सबसे शासन सत्ता की जो सबसे निचली इकाई होती थी, उसका जो प्रधान होता था, उसका जो मुखिया होता था, उसको महतर कहा जाता था। ठीक है। तो इतनी चीजें हमने गुप्त साम्राज्य में देखी। अभी हालांकि गुप्त साम्राज्य की कला संस्कृति का भी पार्ट अभी बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब जाके हमारा गुप्त पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यूं ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जहां भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछते रहिए। ठीक है। पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।